लेट v1 एंड वेक्टर स्पेसेस देख लेना प्रियांशु, आ रही ना, आओ जहाँ पर एक सारा रिकॉर्ड करने पर फाइन एफ एफ फ्रॉम वी बाई एफ ऑफ टू जीरो और ऑल वी बिलोंग वी1 वी2 वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ क्यूब, और एफ मैप डिफाइन किए वी1 से वी2, तो वी1 के हर एलिमेंट को वन के हर एलिमेंट को जीरो पे मैप, मीन्स ये जीरो मैप है, मैप लिखा गया जीरो मैप, जीरो मैप का जीरो, ये जो जीरो यहाँ लिखे हो v2 का जीरो है, वेक्टर ऑफ v2, सारा का सारा जो v1 है वो जीरो पे, v1 का हर एलिमेंट जीरो पे मैप, ये मैपिंग एफ दी गई। तो सेम, तो आपका एफ है ये लीनियर मैप, एफ कीजिए, जो जीरो मैप है वो लीनियर मैप होगा। कैसे दिखाओगे लीनियर मैप दिखाने का? वही तीसरा वाला तरीका, अल्फा वी डब्ल्यू लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा स्केलर ले लिए, एंड वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डोमेन वेक्टर। जब भी लिनियरिटी चेक करनी होगी तो यही आपको दिखाना है, एफ ऑफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू अल्फा एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू आना होगा। जब आप ये दिखा लोगे एफ जो है, ये दिखाने पे एफ आपका लीनियर हो जाएगा। अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू भी बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन मैं ये वाला ज़्यादा दिखाता हूँ, बार बार आपसे कह, यही आप भी दिखाइएगा एग्जाम में, थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा, बाकी वो ऐसे भी करोगे तब भी कोई दिक्कत। देन वी डब्ल्यू वी वन में है, और एफ की वर्किंग क्या है कि वन के हर एलिमेंट को और एवरी वी बिलोंग्स टू वी, एफ बी जीरो है, यानी वी वन के हर एलिमेंट को जीरो पे मैप कर रहा है, तो एफ वी भी क्या होगा एंड एफ डब्ल्यू भी क्या होगा बाय डिफिनेशन ऑफ एफ। जब वी वन के हर एलिमेंट को जीरो पे मैप कर रहा है, जीरो वेक्टर पे, वी टू के जीरो पे मैप कर रहा है, वी टू के जीरो पे मैप कर रहा है, एफ वी भी जीरो होगा, एफ डब्ल्यू भी जीरो होगा। नाउ एफ ऑफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू, एफ ऑफ अल्फा वी प्लस, तो एफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू, अच्छा वी अगर वी वन का एलिमेंट है, डब्ल्यू भी वी वन का एलिमेंट है, अल्फा वी प्लस डब्ल्यू वी कहाँ का एलिमेंट है? क्योंकि वेक्टर स्पेस है ना, अगर वी डब्ल्यू वी वन में है, अल्फा वी प्लस डब्ल्यू भी वी वन में ही होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन से भी क्लोज्ड है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी क्लोज्ड। अगर वी वी वन में है तो अल्फा वी भी वी वन में होगा, और डब्ल्यू वी वन में है ही, तो और अल्फा वी वन में डब्ल्यू वी वन में, तो दोनों का सम भी वी वन में, ये वी वन का प्लस है। अगर वी डब्ल्यू वी वन में है, अल्फा वी प्लस डब्ल्यू भी वी वन में होगा, और एफ क्या कर रहा है, वी वन का कोई भी एलिमेंट है उसको जीरो पे मैप कर रहा है, तो एफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू भी आपका क्या, बाय डिफिनेशन ऑफ एफ वी वन के हर एलिमेंट को जीरो पे मैप कर रहा है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट वी वन का होगा वो जीरो पे जा रहा है। कैन राइट दिस अल्फा टाइम अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो वेक्टर, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो प्लस, देख सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हो, अल्फा डॉट जीरो वेक्टर जीरो ही आता है, और तो ये जीरो प्लस जीरो, अल्फा डॉट अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो जीरो, और जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो।
कैन राइट दिस अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और एफ बी आपका क्या है, जो इस जीरो की जगह आप एफ बी लिख, और प्लस एफ डब्ल्यू क्या है, तो इस जीरो की जगह आप एफ डब्ल्यू, एफ ऑफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू। तो ही ये हो गया, इसका मतलब सो एफ इज ए लीनियर मैप, एफ इज ए, जो जीरो मैप है वो लीनियर मैप होता है, जीरो मैप आपका लीनियर मैप, जीरो मैप इज ए लीनियर मैप। लेट डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू नॉट आप V2 का एलिमेंट ले रहे हो, तब वो डोमेन वेक्टर स्पेस, एफ आपका V1 से V2 में मैप है ना, तो डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू V2, define find a map f from V1 to V2 by f of V equal to W naught for all V belongs to, अब की बार V1 से V2 में जो मैप बना रहे हो वो V1 के हर एलिमेंट को W naught पे मैप कर रहा है, और यहाँ एक चीज और बड़ा, W naught let W naught नॉन जीरो वेक्टर, नॉट जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर, डब्ल्यू नॉट इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ V2, जो लेट डब्ल्यू नॉट इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ V2, V2 का एलिमेंट है लेकिन जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो नहीं है। अब मैप बनाए V1 से V2 में, और कर क्या कर, ये मैपिंग कैसे दे रहा है, हर V को यानी V1 के हर एलिमेंट को डब्ल्यू नॉट पे मैप कर रहा है, ये कांस्टेंट मैप ही है, ये कांस्टेंट मैप ही है, ये V1, ये V2 और एफ, आपकी बार डब्ल्यू नॉट ले रहे हो, और डब्ल्यू नॉट जीरो नहीं है, डब्ल्यू नॉट जीरो नहीं है, V2 का नॉन जीरो वेक्टर ले रहे हो, डब्ल्यू नॉट एक V2 का फिक्स नॉन जीरो वेक्टर है, फिक्स नॉन जीरो वेक्टर, डब्ल्यू नॉट नॉन जीरो वेक्टर है V2 का। मैपिंग क्या कर रहा है, V1 का हर एलिमेंट इसी डब्ल्यू नॉट में मैप हो रहा है, इस पूरा का पूरा उठा के एफ के द्वारा, एफ के द्वारा पूरा का पूरा V1 डब्ल्यू नॉट पे जा रहा है, मतलब V1 का हर एलिमेंट डब्ल्यू नॉट पे मैप हो रहा है, ये भी आपका कांस्टेंट मैप है, लेकिन ये जीरो मैप नहीं है क्योंकि डब्ल्यू नॉट आपका नॉन जीरो है, कांस्टेंट मैप, कांस्टेंट। तो क्या क्वेश्चन ये, क्या ये जो मैप आपका है ये लीनियर होगा, जी एफ लीनियर, कांस्टेंट जीरो मैप है तो लीनियर मैप है। अब की बार क्या कह रहे हो, कांस्टेंट मैप ही बनाए हो V1 से V2, लेकिन डब्ल्यू नॉट आपका नॉन जीरो वेक्टर है, क्या ये कांस्टेंट मैप जो है तो हर V को डब्ल्यू नॉट पे भेज रहा है, ये लीनियर होगा? आंसर इज नो। क्यों? आप प्रूव कर चुके हो कि अगर एक चीज, अगर एफ लीनियर है, एफ V1 से V2 में लीनियर मैप है, टाइज दैट कि जीरो वेक्टर कहाँ जाता है, जीरो पे, ठीक है, ये प्रूव कर चुके, इसको कहीं ब्रैकेट में बना लेना, बहुत यूजफुल होता लीनियर किसी को, अगर एफ V1 से V2 में लीनियर मैप है तो जीरो वेक्टर पे ही जाता है, ये प्रूव्ड आपके कॉपी में है। इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, व्हाट इज द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस रिजल्ट, P इंप्लाइज Q का कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, माइनस Q इंप्लाइज माइनस P, मीन्स कंट्रा पॉजिटिव, ऐसे आप इस रेक्टेंगल बना के लिख लेना, कंट्रा पॉजिटिव, इस रिजल्ट का कंट्रा पॉजिटिव, रेक्टेंगल में आप लोग बना लीजिए, कंट्रा पॉजिटिव इसका क्या होगा, P इंप्लाइज Q का कंट्रा पॉजिटिव माइनस Q इंप्लाइज माइनस P, मीन्स एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो वेक्टर जीरो पे नहीं जा रहा होगा, इसका माइनस क्यू क्या होगा, ये अगर क्यू है माइनस क्यू यही तो होगा, इंप्लाइज या फ्रॉम V1 टू V2 इज नॉट लीनियर, माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी, का निगेशन ये हुआ, और इसका निगेशन क्या होगा, लीनियर का निगेशन क्या होगा, नॉट लीनियर।
अगर कोई मैप जीरो वेक्टर को जीरो पे नहीं मैप कर रहा है, ये बहुत एडवांटेजफुल है। ये किसी कोई मैप दिया जाए लीनियर चेक करना, तो पहले आप यही चेक करो। कोई मैप दिया जाए जनरल और लीनियर चेक करना, तो पहले आप यही चेक कर लो क्या जीरो जीरो पे जा रहा है कि नहीं। अगर जीरो वेक्टर जीरो पे नहीं जा रहा है, अगर जीरो वेक्टर जीरो पे नहीं जा रहा तो गारंटीड है कि वो लीनियर नहीं होगा। और अगर जीरो जीरो पे जा रहा होगा तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मत लेना, बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर एफ जीरो जीरो पे जा रहा है तो कंक्लूड कर लेते हैं कि एफ लीनियर मैप है। तो बड़ा परेशान रहता हूँ लड़कों से, उनको इन्हें समझते उनको लॉजिक ही नहीं क्लियर है, ये गड़बड़ स्टेटमेंट। अगर जीरो जीरो पे जा रहा है तो एफ के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लीनियर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कंट्रा पॉजिटिव अगर जीरो जीरो पे नहीं जा रहा है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि एफ लीनियर नहीं होगा। जीरो अगर जीरो पे जा रहा है, यहां से कंक्लूड कभी मत करना कि एफ लीनियर होगा, हो भी सकता है नहीं भी होगा। फिर आपको लिनियरिटी कंडीशन चेक करना। जैसे मान लो आर से आर में आप आर ओवर आर वेक्टर स्पेस, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस, ये भी आर ओवर आर वेक्टर स्पेस, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैपिंग लिए, ये मैप लिए आर ओवर आर वेक्टर स्पेस, ये आपका आर ओवर आर वेक्टर स्पेस, ये भी आर ओवर आर वेक्टर स्पेस, और एफ आर से आर में मैप है, कैसे वर्क कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अब यहाँ देखोगे तो जीरो जीरो पे जा रहा है ना, जीरो जीरो पे जा रहा है ना, एफ जीरो इक्वल टू जीरो, क्या ये लीनियर है? कल ही तो किए थे लीनियर नहीं है। अगर जीरो वेक्टर जीरो पे जा रहा है तो कभी कंक्लूड मत करना कि लीनियर होगा। हाँ, जीरो वेक्टर अगर जीरो पे नहीं जा रहा है तो आप कह सकते हो कि मैप लीनियर। तो बड़े लड़के ऐसे कहते हैं एफ जीरो इक्वल टू जीरो निकाल लेते हैं, उसका मार देते हैं लीनियर है। नहीं, सही नहीं है, कंक्लूजन निकालना है। इसको आप बंद कर लो। आपका जो मैप है उसमें आते हैं, अगर एफ वी हर एफ आपका वी वन के हर एलिमेंट को डब्ल्यू नॉट पे भेज रहा है तो जीरो को भी तो डब्ल्यू नॉट पे भेजेगा, ठीक है। तो सिंस एफ वी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी वन, जो आपका मैप है वो वी वन के हर एलिमेंट को डब्ल्यू नॉट पे भेज रहा है, तो वी वन का एलिमेंट जीरो भी तो है, एफ जीरो भी आपका कहाँ जाएगा, डब्ल्यू नॉट। और डब्ल्यू नॉट आप लेके चल रहे हो कि नॉन जीरो है, डब्ल्यू नॉट आप नॉन जीरो लेके चल रहे हो, मतलब जीरो जीरो पे नहीं जा रहा है, तो एफ इज नॉट लीनियर मैप। तो ये मैप डिफाइन किए हो तो लीनियर मैप नहीं। अब ऊपर से नीचे कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर आपसे मैं पूछूं कंक्लूजन क्या आया इस एग्जाम्पल का, zero map is the only constant map which is linear, zero map is the only constant map which is नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट मैप कभी भी लीनियर नहीं होगा। तो ये लिखो जीरो मैप इज द ओनली कांस्टेंट मैप, ओनली कांस्टेंट मैप, ओनली अंडरलाइन द वर्ड ओनली, जीरो मैप इज द ओनली कांस्टेंट मैप विच इज लीनियर। Let V be a vector space over a field F, let F from E to V a map signed by F of V equal to V और all V belongs to। अब की बार एक ही वेक्टर स्पेस ले रहे हो, दो वेक्टर स्पेस नहीं है, एक ही, यानी एफ मैप सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस, और ये वर्किंग क्या कर हर एलिमेंट को अपने आप पे ही मैप कर रहा है। मैप को आप क्या बोलते हो, आइडेंटिटी मैप।
आइडेंटिटी मैप ऑन वी, एफ इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैप ऑन वी। हर एलिमेंट अपने आप पे ही मैप हो रहा है, ये भी आपका लीनियर मैप होगा। आइडेंटिटी मैप ऑन ए वेक्टर स्पेस इज ए लीनियर मैप। अब लीनियर दिखाने के लिए लेट अल्फा बी ए स्केलर एंड वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वेक्टर डोमेन वेक्टर स्पेस वी, डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी डोमेन वेक्टर स्पेस, then then f ऑफ अल्फा v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? अगर v डब्ल्यू v का एलिमेंट है और अल्फा f का एलिमेंट है तो अल्फा v प्लस डब्ल्यू कन्फर्म v के अंदर ही होगा, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर वेक्टर स्पेस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्लोज, और ये फिर v का एलिमेंट, ये v का एलिमेंट, तो दोनों का सम भी v में होगा। ये जो अंदर लिखे हो ये v का ही एलिमेंट है, v वेक्टर स्पेस है, v वेक्टर स्पेस है। अगर v डब्ल्यू v में है, अल्फा f में है और v वेक्टर स्पेस है, अल्फा v इस वजह से आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह, मल्टीप्लिकेशन से, और डब्ल्यू v में है अल्फा v में, डब्ल्यू v में अल्फा v प्लस डब्ल्यू v में होगा, और ये प्लस v का है। और f की वर्किंग क्या है? जो भी है उसको वहीं मैप कर रहा है, जो भी है उसको वहीं मैप कर रहा है। एफ ऑफ अल्फा v प्लस डब्ल्यू भी क्या आएगा आपका? अल्फा v प्लस डब्ल्यू। आप साफ साफ लिखो कि v के हर एलिमेंट को वही मैप कर रहा है इन जगह। एफ ऑफ अल्फा v प्लस डब्ल्यू अल्फा v प्लस डब्ल्यू। यू कैन राइट दिस, v को क्या लिख सकते हो? एफ वी, डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? एफ डब्ल्यू, और एफ ऑफ अल्फा v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू आ गया, जिसका मतलब एफ क्या हो गया? Hence F is a linear map. F is a आइडेंटिटी मैप ऑन ए वेक्टर स्पेस लीनियर मैप होता है। आइडेंटिटी मैप ऑन ए वेक्टर स्पेस लीनियर। और इसके पहले वाले एग्जाम में आपने ये सीखा कि कांस्टेंट मैप इन जनरल लीनियर मैप नहीं होता है। कांस्टेंट मैप केवल तभी लीनियर होता है जब वो कांस्टेंट जीरो हो, कांस्टेंट जीरो हो। अब कुछ टर्मिनोलॉजी आप जल्द ऐसे लिखते चलिए, that v1 and v2 be vector spaces over a field f, let t from v1 to v2, चाहे f लिखो चाहे t लिखो एक ही, let t from v1 to v2 be a linear map या linear transformation, we say that लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा नाम क्या है, कोई बताए? एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर मैप, और सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है उसका? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वी से दैट एफ इज ए मोनोमॉर्फिज्म। एफ लिख दिया आपकी बार जब पार्डन में, ठीक है। Let T from V1 to V2 be a linear transformation। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप मोनोमॉर्फिज्म बोलोगे, नामनक्लेचर है, सिर्फ नाम रख दिया मोनोमॉर्फिज्म। इफ T is injective, T is injective, that means 1-1, यानी 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है मोनोमॉर्फिज्म। अगर मोनोमॉर्फिज्म आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो आपको यह समझना है 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है तो बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। वी से दैट, सब नामनक्लेचर है, T is an epimorphism। We say that T is an epimorphism if T is surjective। ब्रैकेट में ऑन टू लीनियर मैप को epimorphism, इंजेक्टिव लीनियर मैप को मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू लीनियर मैप को epimorphism। और जो दोनों होता है उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इज द क्रक्स पॉइंट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। अभी उससे बात होगी। वी से दैट
वी से दैट सी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, तो कैपिटल में लिख लो। पूरे अलजेब्रा का मेन की पॉइंट यही है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फ we say that T is an isomorphism if T is bijective. That means बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P फ्रॉम V टू V, आपकी V1 V2 सेम ले लिए, V टू V सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस, सेम वेक्टर स्पेस से a linear transformation T from V to V is called as an endomorphism. इंडोमॉर्फिज्म कुछ नहीं है, जब दोनों वेक्टर स्पेस सेम हो जाए ना तो उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म सेम वेक्टर स्पेस के बीच, तो आप इंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड अगर आइसोमॉर्फिज्म आपका सेम वेक्टर स्पेस के बीच में है, एंड आइसोमॉर्फिज्म मतलब बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमॉर्फिज्म शब्द जब भी ये कहीं लिख लो, आइसोमॉर्फिज्म कोने में, आइसोमॉर्फिज्म मींस इक्वल टू बाइजेक्टिव प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कि बाइजेक्टिव प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आइसोमॉर्फिज्म टी, जब आप आइसोमॉर्फिज्म कह रहे हैं इसका मतलब बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आइसोमॉर्फिज्म टी फ्रॉम सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस। अगर V1 V2 दोनों सेम हो गया तो आइसोमॉर्फिज्म को बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म इतने नाम हैं, इन नामों को आप जान लीजिए। मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। थोड़े थोड़े चेंजेस है, बाकी सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन जान लीजिए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया एंडोमॉर्फिज्म लिख के आया तो आप सोचिए क्या लिख दिया है, तो समय की बर्बादी ही नामों में नहीं, बस मेन ये है आइसोमॉर्फिज्म। देखो जब कोई भी टर्म और लिख लो, टू वेक्टर स्पेसेस V1 and V2 over same field F, two vector spaces V1 and V2 over same field F are said to be आइसोमॉर्फिक। दो वेक्टर स्पेसेस सेम फील्ड के ऊपर आइसोमॉर्फिक बोले जाएंगे अगर उनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, यानी दो वेक्टर स्पेस के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म मिल गया तो दोनों वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। टू वेक्टर स्पेसेस V1 and V2 ओवर सेम फील्ड F आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक if there exists an isomorphism T from V1 to V2। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या? बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो V1 और V2 आइसोमॉर्फिक तब कहलाएंगे अगर उनके बीच में कम से कम एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम अब क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। टू वेक्टर स्पेसेस V1 V2 पर सेम फील्ड आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक
इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन देम। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या, जब भी आइसोमॉर्फिज्म है ब्रैकेट में लिख दो BLT, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा डायग्राम, थोड़ी देर आप लिखना बंद कर दो, अब मेरी बात थोड़ी सुन। आप मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ते हो तो कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में होता क्या है कि एक वर्किंग ऑब्जेक्ट होगा और वर्किंग ऑब्जेक्ट हमेशा सेट होगा। इंटायर मैथमेटिक्स जितने साल तक आप पढ़ोगे, पढ़ते दम तक डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होगा। जैसे मीट्रिक स्पेस एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, उसी तरह वेक्टर स्पेस भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे ग्रुप, रिंग, फील्ड, वो भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। हर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्किंग ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम करते हो वो सेट होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर रहेगा, एडिशनल स्ट्रक्चर, एडिशनल स्ट्रक्चर। जैसे वेक्टर स्पेस मैथमेटिकल एग्जाम्पल का, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस भी है। वेक्टर स्पेस ये भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। तो वेक्टर स्पेस में भी एक आपका नॉन एम्प्टी सेट भी होता है, ठीक। अब इस पे एडिशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे दो बाइनरी, मतलब बाइनरी ऑपरेशन एक ही होता है, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। रिस्पेक्ट में V प्लस एक अबिलियन ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है फील्ड का V के ऊपर। तो एक सेट लिया वर्किंग वेक्टर स्पेस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, उसमें वर्किंग ऑब्जेक्ट सेट V है, उस पर एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, इसके रिस्पेक्ट में V प्लस अबिलियन ग्रुप है, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है फील्ड का वेक्टर स्पेस के ऊपर, सेटिस्फाइंग फोर कंडीशन, सेटिस्फाइंग फोर कंडीशन। और वो फोर कंडीशन क्या था, S12 S4, S12 S4। तो ये एडिशनल स्ट्रक्चर है, ये वर्किंग ऑब्जेक्ट, ये एडिशनल स्ट्रक्चर, तो मिल करके वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर। तो कोई भी मैथमेटिकल आप पूरे, आप एक बार क्रैक समझ लो ना, तो तब आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। आप पूरी विषय को एक जगह पे बांध के रख लो कि हमें करना क्या होता है पूरे साल भर में। जब कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हो आप डिफाइन करोगे, पहले तो कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, और डिफाइन कैसे करते हो, वो नेचर में उपलब्ध है। जैसे वेक्टर स्पेस अगर शुरुआत में आप जब देखो तो वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो क्लासिकल वेक्टर हम पढ़ते हैं अर्ली स्टेज में, हाई स्कूल 12th में, वहीं से वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट है। तो आप कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ खूब ढेर सारा वो वेक्टर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जनरेट करोगे, जनरेशन ऑफ दैट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर सिंपल सा काम होता है, यही काम हर जगह करोगे। आप किसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को पहले कंस्ट्रक्ट करोगे, डिफाइन करोगे, अब फिर खूब ढेर सारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे। जैसे लाइक वेक्टर स्पेस एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, पहले उसको डिफाइन किए, आप सबको याद है। फिर उसके बाद खूब ढेर सारा एग्जाम्पल पढ़े, खूब ढेर सारा एग्जाम्पल पढ़े वेक्टर स्पेस का। फिर उसके बाद जनरेशन टेक्निक आती है वेक्टर स्पेस की। जनरेशन टेक्निक में पहली जो टेक्निक होती है सब स्पेस, यानी एक ही वेक्टर स्पेस के अंदर कई हजार वेक्टर स्पेस एज ए सब स्पेस के रूप में शामिल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको खूब बताया था R2 के अंदर कितने वेक्टर स्पेसेस छिपे हुए हैं, R2 ओवर R के अंदर, R2 ओवर R एक वेक्टर स्पेस है ना, के अंदर कितने वेक्टर स्पेसेस छिपे हुए हैं एज ए सब स्पेस, क्योंकि हर सब स्पेस इनफाइनाइट। एक तो आपका यही ट्रिवियल वेक्टर सब स्पेस, ये भी वेक्टर सब स्पेस था। दूसरा लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एक ही थोड़ी ना होगा, इनफाइनाइटली में नहीं होंगे, ये सब स्पेस है। और तीसरा इंटायर R2, इंटायर R2 ओवर R के एक ही वेक्टर स्पेस के अंदर अनंत वेक्टर स्पेसेस छिपे हुए हैं एज ए सब स्पेस ग्रुप, एज ए सब स्पेस ग्रुप, ठीक है। और वो तीन तरह के होते हैं, R2 ओवर R के अंदर जो वेक्टर सब स्पेसेस जो तीन तरह के होते हैं, एक ट्रिवियल 0 0, एक पूरा इंटायर R2, और एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
इसी तरह R3 ओवर R के अंदर कितने टाइप के वेक्टर, कितने टाइप के, 4 टाइप के होते थे, लेकिन संख्या में वो इनफाइनाइट होंगे। एक ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, एक इंटायर R3, और एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो जनरेशन में क्या होता है, आप सब स्पेस टेक्निक। दूसरा किसी को याद है कौन सी टेक्निक है? ये पिछले इस साल अगर लीनियर अलजेब्रा समझे तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और आसानी से समझोगे। एक सब स्पेस, दूसरा सब स्पेस जनरेटेड बाय सबसेट। एक टेक्निक ये भी है, एक ही वेक्टर स्पेस के अंदर सबसेट से सब स्पेस जनरेट कर लेंगे, ये भी जनरेशन टेक्निक में आता है। तीसरा, अगर 2 वेक्टर स्पेस है तो उनके प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर स्पेस बना सकते हो। प्रोडक्ट आप, ये आपके सिलेबस में नहीं है बताया इस वजह से नहीं। अगर V1 वेक्टर स्पेस है F1 फील्ड के ऊपर, V2 वेक्टर स्पेस है F2 फील्ड के ऊपर, तो V1 क्रॉस V2 सेम फील्ड के ऊपर, V1 क्रॉस, ये सेम फील्ड है, V1 वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, V2 फील्ड वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, तो V1 क्रॉस V2 भी फील्ड F के ऊपर वेक्टर स्पेस हो। तीसरा टेक्निक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेस। ये आपसे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता। चौथा जो टेक्निक होती है कोसेंट वेक्टर स्पेस, ये आपके सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा, अभी कल परसों में पढ़ाऊंगा कोसेंट स्पेस। यही 4 तरीके होते हैं। और ये यही नहीं, जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे वहां भी सब स्पेस की जगह सब ग्रुप आ जाएगा, सब स्पेस की जगह सब ग्रुप आ जाएगा। सब स्पेस जनरेटेड बाय सबसेट की जगह क्या आ जाएगा, सब ग्रुप जनरेटेड बाय सबसेट। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्पेस की जगह वहां क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। कोसेंट वेक्टर स्पेस की जगह क्या आ जाएगा, कोसेंट ग्रुप। ऐसे मीट्रिक स्पेस में भी पढ़े हो, मीट्रिक सब स्पेस, प्रोडक्ट ऑफ मीट्रिक स्पेस, कोसेंट ऑफ मीट्रिक स्पेस। इन कुछ चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 4 तरीके होते हैं किसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को बनाने के। तो कभी भी कोई भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ोगे, किसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को पहले कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर ढेर सारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, जनरेशन टेक्निक। और जनरेशन की ये 4 टेक्निक है, केवल और केवल 4 टेक्निक है। अब फिर जब मान लो 10-15 लाख वेक्टर स्पेसेस आपके पास आ गए, 10-15 लाख मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आ गए, अब सोचो 10-15 लाख मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को आप अलग अलग पढ़ोगे तो 10-15 लाख साल भी लग जाएंगे। अब क्या करते हैं, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं। तीसरा काम जो करते हैं, क्लासिफाई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफाई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर मीन्स कि एक जैसे वेक्टर स्पेसेस को एक जगह रख लेना। जैसे एक जैसे जितने वेक्टर स्पेस हों, जैसे यहाँ पे अपने रेफरेंस में समझो, एक जैसे जितने वेक्टर स्पेस हों, ये बिंदी मतलब वेक्टर स्पेस, ये आपका बोरा, इस बोरे में वो सारे वेक्टर स्पेस इकट्ठा कर ले रहे हो जो एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब समझ रहे हो, दिखने में एक जैसे नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर्टी से एक जैसी होगी। हो सकता है ये गोरा हो, ये काला हो, ठीक है, गोरा काला से मतलब नहीं है। अगर ये जेन्युइन हार्ट है तो ये भी जेन्युइन हार्ट है, मतलब एक जैसे प्रॉपर्टी रखने वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। लाइक पीरियाडिक टेबल में, बार बार बोलता है पीरियाडिक टेबल में ही तो होता है। एक तो क्या बोलते हो, ऐसे ऐसे तो होता है, केमिस्ट्री तो मुझे ज़्यादा आती नहीं है। एक तो पीरियड बोलते हो ना, ऐसे जो ऊपर से नीचे जाता है, क्यों प्रियांशु? हाँ, जो भी बोलते हैं। तो एक खाने में, मेरे लिए खाना, एक खाने में जितने भी एलिमेंट आते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। एक दूसरे खाने में जो आएंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तीसरे खाने में जो आएंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम। वैसे क्या होता है कि यहाँ भी अब जब खूब ढेर सारा वेक्टर स्पेस इकट्ठा हो गया तो कोशिश करना है कि एक जैसे वेक्टर स्पेस को इकट्ठा करना है। और इकट्ठा न करने का तरीका क्या, आइसोमॉर्फिज्म। जितने भी वेक्टर स्पेस आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए, मान लो 10,000 वेक्टर स्पेस आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए, इसका मतलब 10,000 वेक्टर स्पेस एक जैसे हैं, एक जैसी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी रखेंगे। मीन्स 10,000 में से अगर उठा के आप एक पढ़ लिए, मीन्स आप 10,000 वेक्टर स्पेस पढ़ लिए। शेष 9,999 को पढ़ने की जरूरत नहीं, एक पढ़ लिया मतलब सब पढ़ लिया, क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी रखेगा वो शेष सारे लोग वही प्रॉपर्टी रखेंगे। हाँ, दिखने में वो अलग अलग होंगे। आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्लासिफाई कर देता है। अगर 2 वेक्टर आइसोमॉर्फिक हो गए
V1 और V2 दो वेक्टर आइसोमॉर्फिक हो गए, ठीक है, तो दिखने में तो दोनों अलग अलग होंगे लेकिन दोनों अलजेब्राइक प्रॉपर्टी सेम रखेंगे, ठीक है, अलजेब्राइक प्रॉपर्टी सेम रखेंगे। मींस जितना डायमेंशन इसका होगा उतना ही डायमेंशन इसका होगा। अगर बेसिस काउंट कर सकते हो कि कितने बेसिस, जितने बेसिस इसके पास होंगे उतने ही बेसिस इसके, मतलब एक के बारे में पढ़ लोगे दूसरे के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ वही उसके पास होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखे हो, अब आप क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ एक चीज बढ़ा लो, टू वेक्टर स्पेसेस V1 एंड V2 ओवर सेम फील्ड F आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक if there exists an isomorphism bijective linear transformation T from V1 to V2. We denote, एक लाइन इसमें बढ़ा लो, we denote it by, अगर V1 V2 आइसोमॉर्फिक है तो ये नोटेशन, V1 V2 के बीच में ये नोटेशन आप यूज करो, ये ऐसे बनाना और दो लाइन, कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, एक ही बात है, दो ऐसे बना देते हैं आइसोमॉर्फिक, मैं ऐसे बनाऊंगा, दो ऐसे बनाना फिर दो लाइन, मतलब V1 V2 आइसोमॉर्फिक है। V2 आर आइसोमॉर्फिक, तो आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस हैव सेम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज। एक नोट लिखो, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस हैव सेम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज। अब आधे लोग यही नहीं समझ पा रहे होंगे अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। इस वेक्टर स्पेस में हो तो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज में आपका डायमेंशन आएगा। अगर किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस काउंट कर ले रहे हो, किसके पास 100 बेसिस है, मतलब अगर V1 V2 आइसोमॉर्फिक है और V1 के पास 100 बेसिस है तो अपने आप V2 के पास 100 होंगे, तो काउंट ही नहीं करना, उसके पास होंगे। That V1 and V2 की वेक्टर स्पेसेस, V1 and V2 की वेक्टर स्पेसेस over a field F, let T from V1 to V2 be a bijective linear transformation, bijective linear transformation means isomorphism, ब्रैकेट में लिख देना आइसोमॉर्फिज्म। V1 V2 वेक्टर स्पेसेस है सेम फील्ड के ऊपर, T V1 से V2 में बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मींस आइसोमॉर्फिज्म है। देन T इनवर्स, क्योंकि बाइजेक्टिव है इसका इनवर्स मैप आएगा, अगर बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स मैप आएगा। T इनवर्स फ्रॉम V2 to V1, V2 to V1 is also a bijective linear transformation, is also a bijective linear transformation, bijective linear transformation means isomorphism। मीन्स ओवरऑल इस रिजल्ट से कंक्लूड, इस रिजल्ट में यही बात बताया जा रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म का इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म हो, आइसोमॉर्फिज्म का इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म हो, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स जो होगा वो भी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूफ, सिंस T from V1 to V2 इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव तो है, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हो तो बाइजेक्टिव तो है, सिर्फ अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज कर रहा हूँ। T V1 से V2 में बाइजेक्टिव है, तो आप पढ़े हो BSc पार्ट 1 में एनालिसिस में कि जो इसका इनवर्स मैप होगा, अभी मैप की तरह सोचो, T इनवर्स वो भी बाइजेक्टिव होगा, T इनवर्स
V2 टू V1 बाइजेक्टिव। अगर एफ एक्स से वाई में बाइजेक्टिव मैप होता था, एफ इनवर्स भी वाई से एक्स में बाइजेक्टिव मैप होता। ये सेट थ्योरी का रिजल्ट है। तो यहाँ टी V1 से V2 में बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब टी इनवर्स जो होगा वो भी V2 से V1 में बाइजेक्टिव मैप होगा। बाइजेक्टिव हो गया। अब बचा क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए यूजुअल टेक्निक है, एक स्केलर लोगे और दो एलिमेंट डोमेन का लोगे। तो टी इनवर्स का डोमेन क्या है? V2। तो लेट अल्फा ये स्केलर, अल्फा बिलोंग्स टू एफ, मतलब अल्फा भी ये स्केलर, एंड दो एलिमेंट आप V2 के लोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू V2। आंसर अब तुम्हारा काम चालू है, लिखने के बाद अब चालू करो तुम्हारा काम। वो चल रहा है ना, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो तुम समझ लो। टी आपका बाइजेक्टिव है और एक्स वाई V2 में है, व्हाट यू कंक्लूड? हाँ, व्हाट यू कर, टी V1 से V2 में बाइजेक्टिव है और एक्स वाई V2 में, इसका मतलब एक्स वाई यहाँ का एलिमेंट है। एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ पकड़ रहे हो और वही V2 तो यहाँ है, इसका मतलब एक्स वाई यहाँ है, और टी बाइजेक्टिव है, तो व्हाट यू कंक्लूड? बाइजेक्टिव है। हाँ हाँ, प्री इमेज रखेगा, और प्री इमेज रखेगा, मान लो। हाँ यूनिक, ये सब नहीं बोल रहे, यूनिक प्री इमेज रखेगा। बाइजेक्टिव होने का फायदा क्या है? यूनिक प्री इमेज रखेगा। तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, बाइजेक्टिव होने की वजह से यूनिक मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट यूनिक VW इन V1। अगर एक्स वाई यहाँ है तो यहाँ यूनिक VW मिलेंगे V1 में। यहाँ पे आपका यूनिक VW मिलेगा, VW इन V1 such that T of V equal to X and T of W equal to, अगर बाइजेक्टिव मैप है तो एक्स वाई यूनिक प्री इमेज रखेंगे, मीन्स VW यहाँ मिलेंगे कि V X पे जाएगा और W Y पे जाएगा। एंड अगर V X पे जा रहा है तो T इनवर्स के द्वारा X कहाँ जाएगा? तुम ही सोचो, V और W V1 का है, T इनवर्स के द्वारा V कहाँ जाएगा? X पे। इन दिस केस, क्योंकि इधर से उधर जाना लगा रहेगा, 1 1 है ना, 1 1 और ऑन टू दोनों है, इस तरह का रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है। तो जो इधर से इधर जा रहा है वो इधर से इधर ही पलट के आ जाएगा, जो इधर से इधर जा रहा है जो इधर से इधर पलट के आ जाएगा। इन दिस केस, इन दिस केस अगर टीवी एक्स है तो टी इनवर्स के द्वारा एक्स कहाँ जाएगा? एक्स टी इनवर्स के द्वारा, एक्स टी इनवर्स के द्वारा इस वी पे जाएगा। VW V1 का है तो यहाँ तो VW है, एक्स टी इनवर्स के द्वारा वी पे जाएगा। यहाँ से अगर टी वी को एक्स पे भेज रहा है तो टी इनवर्स एक्स को वी पे भेजेगा। एंड अगर टी डब्ल्यू को वाई पे भेज रहा है तो टी इनवर्स वाई को कहाँ भेजेगा? डब्ल्यू पे। टी इनवर्स वाई इक्वल टू डब्ल्यू। सिंस V1 is a vector space over a field F, अगर V1 वेक्टर स्पेस है तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन V प्लस डब्ल्यू भी V1 के अंदर ही होगा। अल्फा स्केलर, ये डॉट अब नहीं लिखूंगा आगे से, बार बार मैं लिख दूं नहीं लिखूं वो अंडरस्टूड रहता है। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन V प्लस डब्ल्यू भी आपका V1 के अंदर होगा, क्योंकि V1 वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्लोज और फिर वेक्टर एडिशन से क्लोज। और टी मैप V1 टी मैप का डोमेन है। टी मैप आपका कहां से कहां है? V1 टू V2।
तो जो कुछ भी V1 में होगा अल्फा V प्लस डब्ल्यू आपका कहाँ का एलिमेंट हो रहा है, तुरंत टी इस पे ऑपरेट हो जाएगा कि नहीं है। देन टी ऑफ अल्फा V प्लस डब्ल्यू, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, इसके टी के द्वारा जो इमेज आएगा इसका, टी के द्वारा जो इसका इमेज आएगा वो V2 के अंदर ही तो आएगा। तो टी ऑफ अल्फा V प्लस डब्ल्यू आपका V2 के अंदर ही आएगा, टी ऑफ अल्फा V प्लस डब्ल्यू आपका V2 के अंदर ही आएगा। लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, टी ऑफ अल्फा V प्लस डब्ल्यू, और क्योंकि टी आपका जो आप टी लेके चल रहे हो वो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी यूज कर लो, अल्फा टीवी प्लस टी डब्ल्यू एज टी इज लीनियर, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि गिवन है कि टी आपका बाइजेक्टिव लीनियर बाइजेक्टिव वाला पहले यूज कर लियो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला यहाँ यूज कर रहे हो, टी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना यहाँ यूज कर रहे हो। इक्वल टू टीवी आपका क्या, अपने कॉपी में देखो टीवी क्या है एक्स, अल्फा एक्स, और टी डब्ल्यू क्या है वाई, और टी आपका बाइजेक्टिव, फिर वही कहानी, टी बाइजेक्टिव, अगर टी अल्फा वी प्लस डब्ल्यू को अल्फा एक्स प्लस वाई भी भेज रहा है तो टी इनवर्स इसको कहाँ भेजेगा, इस पे भेजेगा ना, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट अगर टी बाइजेक्टिव है और टी इसको इस पे मैप कर रहा है तो टी इनवर्स इसको मैप करेगा इसके ऊपर, टी इनवर्स अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा वी प्लस डब्ल्यू, कहानी खत्म। अल्फा और वी क्या है, सब ऊपर लिखे हुए हो, सब ऊपर, आप वी क्या है, हाँ तो बोलो अल्फा टी इनवर्स एक्स, और डब्ल्यू क्या है इनवर्स वाई, तो टी इनवर्स दैट इज टी इनवर्स अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई हो गया, और यहीं से कंफर्म हो गया टी इनवर्स आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियरिटी कंडीशन यही तो है, स्केलर बाहर आ जाए अल्फा टी, टी इनवर्स अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई होते ही कंफर्म हो गया कि टी इनवर्स फ्रॉम V1 टू V2 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बाइजेक्टिव तो ऑलरेडी था, तो हेंस टी इनवर्स इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, तो क्यूईडी, अरे यार सॉरी, तो टी इनवर्स V2 से V1 में बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आइसोमॉर्फिज्म, तो जो आपको प्रूव करना था प्रूव कर दिया कि आइसोमॉर्फिज्म का इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म, लेट V1 V2 and V3 are vector spaces over the same field, over a field, कभी भी फील्ड बदलना मत इस पूरे चैप्टर में, ठीक, सारे जितने भी वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड के ऊपर, V1 V2 V3 आर वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड F, लेट T1 from V1 to V2 and T2 from V2 to V3, यानी एक T2 क्या है T1 के को डोमेन से V3 में, यानी इसका को डोमेन और इसका डोमेन सेम है, मींस कंपोजिशन की बात होने वाली है, पोजीशन की बात होने वाली है, लेट T1 from V1 to V2 and T2 from V2 to V3 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन कंपोजिशन कैसे बनेगा, आपके पास यही तो है V1 V2 V3 के बीच में T1 है V1 से V2 में, और V2 से V3 में T2 है, तो नेचुरल कंपोजिशन यही तो बनेगा। और ये क्या कहलाएगा, T1 कंपोजिट, पहला इधर से पढ़ते हैं T1 कंपोजिट T2, जैसे जिसको तुम लोग फाग इधर से पढ़ते G कंपोजिट F कंपोजिट G पढ़ दिए तो गड़बड़ है। G का इधर से हमेशा पहला फंक्शन ये T1 कंपोजिट T2, T1 कंपोजिट T2 आपका कहां से कहां होगा, V1 से V3, देन T1 composite T2 from V1 to V3 is also a linear transformation. कंपोजिशन आप, ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है इसमें यही बताया जा रहा है, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास जो दिया गया है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी आप ध्यान में रखना, यूज कर सकते हो। उन दोनों के लीनियरिटी के सहारे आपको दिखाना कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए तरीका एक ही है, एक स्केलर लोगे और दो एलिमेंट यहाँ के लोगे PW, और कोशिश करोगे दिखाने का T1 कंपोजिट T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा V प्लस W इक्वल टू T1 कंपोजिट T2, अल्फा बाहर आ जाएगा, ऑपरेटेड ऑन V प्लस T1 कंपोजिट T2 ऑपरेटेड ऑन। जब आप ये दिखा दोगे तब कंफर्म होगा आपका T1 कंपोजिट T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिखाना होगा। अल्फा स्केलर ले लिए, VW T1 कंपोजिट T2 का डोमेन V1 है, तो V1 के डोमेन के दो एलिमेंट ले लिए VW। अब अगर आप ये दिखा लोगे तब आपका कहानी खत्म हो जाएगा T1 कंपोजिट T2। अब ये दिखाओगे कैसे, तो लेट प्रूफ, प्रूफ तो पहले लिख लो प्रूफ, नहीं तो कहोगे थियरम, थियरम का स्टेटमेंट 4-5 पन्ने का कैसे हो गया, तो प्रूफ चालू हो गया है, ठीक है। प्रूफ, लेट अल्फा बी ए स्केलर एंड इसका दो एलिमेंट लिए VW बिलोंग्स टू डोमेन वेक्टर स्पेस ऑफ कंपोजिशन मैप। देन T1 कंपोजिट T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा V प्लस W, ऑपरेट कराओ। T1 कंपोजिट T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा V प्लस W, दिस इज इक्वल टू, आप कंपोजिशन की डिफिनेशन लगाओ तो T2 और T1 ऑपरेट हो जाएगा इस पे, T1 अल्फा V फर्स्ट मैप ऑपरेट करा दिया, अंदर वाला मैप ऑपरेट हो गया, T2 और T1 लीनियर है, अगर दोनों लीनियर है तो T1 की लीनियरिटी यूज करोगे, अल्फा T1 V और प्लस T1 W, यहाँ आप यूज कर रहे हो एज T1 इज लीनियर, T1 इज लीनियर, T1 आपका लीनियर मैप है, पूरा लिखा करो, यहाँ पूरा लिखना, काट ना लिखा, T1 इज लीनियर मैप। फिर आपका T2 भी लीनियर मैप है, T2 भी तो लीनियर मैप है, T2 की लीनियरिटी यूज करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा स्केलर, T2 ऑफ T1 V और प्लस T2 ऑफ T1 W, ये तो होगा, ये बाहर आ जाएगा, T2 इस पे ऑपरेट हो गया और T2 इस पे ऑपरेट हो गया। और फिर कंपोजिशन की डिफिनेशन से इसको ले सकते हो, T1 कंपोजिट T2 ऑपरेटेड ऑन V और प्लस इसको लिख सकते हो T1 कंपोजिट T2 ऑपरेटेड ऑन W, और यही आपका टारगेट था। तो ही ऐसा हो गया, T1 कंपोजिट T2 ऑपरेटेड ऑन अल्फा V प्लस W, अल्फा बाहर आ गया, T1 कंपोजिट T2 V प्लस T1 कंपोजिट T2 W, तो ही आया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट T1 कंपोजिट T2
is a linear transformation. Composition of two linear transformation is linear transformation. Corollary, रिजल्ट की कोरोलरी लिखिए. कोरोलरी, कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमॉर्फिज्म. ऊपर जो आप प्रूव किए हो कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म. कोरोलरी है तो मतलब उसी के सहारे प्रूव करना है. राइट डाउन द आर्गुमेंट. आप लोग लिख के हमको एक दिखाए कौन लिख पाता है. दो आइसोमॉर्फिज्म का कंपोजिशन भी आइसोमॉर्फिज्म होगा. अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो उसका इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म हो रहा है. ये यहाँ ये दिखाने जा रहा हूँ कि अगर दो आइसोमॉर्फिज्म है तो उसका कंपोजिशन भी आइसोमॉर्फिज्म होगा. आप प्रूव कर, इसमें लिखना दो ही लाइन है. सिंस कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज बाइजेक्टिव. यानी अगर दो बाइजेक्टिव मैप है तो उसका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होता है. ये पार्ट 1 में आप प्रूव किए हो. और आज अभी प्रूव कर लिए हो क्या कि कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो ऊपर अभी रिजल्ट प्रूव किया. एंड कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब दोनों बातों को ऐड कर लो. अब इस कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैप इज बाइजेक्टिव और कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. कामा कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों बातों को एक साथ ऐड कर लिया. कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप आइसोमॉर्फिज्म बोलते हो. आइसोमॉर्फिज्म मींस पूरे लीनियर अलजेब्रा में बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो दो बाइजेक्टिव मैप का कंपोजिशन बाइजेक्टिव मैप, ये आप पार्ट 1 बीएससी में एनालिसिस में पढ़ते हो. ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है. और अभी प्रूव कर लियो कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब दोनों बातों को एक साथ जोड़ के बोल रहे हो. तो कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप आइसोमॉर्फिज्म बोलोगे इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आइसोमॉर्फिज्म. तो दो इतना ही लिखना था. कोरोलरी था तो उसी का यूज करना है. तो आइसोमॉर्फिज्म का कंपोजिशन भी आइसोमॉर्फिज्म या दो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. कैसे आप राउंड वी बनाइएगा. राउंड वी समझते हो ना, ऐसे बड़ा सा राउंड वी. राउंड वी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस, जितने भी वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं. सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड एफ. एक फील्ड के ऊपर जितने भी वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं उन सबको आप वी में इकट्ठा कर लियो. राउंड वी में. राउंड वी क्या है? सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड एफ. एक फील्ड के ऊपर जितने दुनिया में वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं सब इस वी के अंदर आ गए. इसको मैथमेटिकली लिखोगे कैसे? वी such that V is a vector space. Vector space over a field, over a field
ओवर ए फील्ड एफ, ओवर ए फील्ड एफ। जब आप वी कह रहे हो तो वी कुछ भी वेक्टर स्पेस हो सकता है। ये जो लैंग्वेज लिखो ना, इसका मैथमेटिकल वर्जन यही होगा। वी कोई भी वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, मीन्स सारे वेक्टर स्पेस इकट्ठा कर लिए हो जो एफ के ऊपर है। डिफाइन ए रिलेशन, फाइंड ए रिलेशन ऑन वी, पार्डन में, राउंड वी, फाइंड ए रिलेशन ऑन राउंड वी। कौन सा गामा बन गया? ठीक है, राउंड, फाइंड ए रिलेशन ऑन राउंड वी। जब आप रिलेशन की बात कर रहे हो, फाइंड ए रिलेशन आर ऑन राउंड वी, इसका मतलब वी क्रॉस वी का सबसेट होगा। ये तो मतलब होगा, अगर रिलेशन डिफाइन कर रहे हो राउंड वी पे तो राउंड वी क्रॉस वी का सबसेट होगा। बाई आर इक्वल टू राउंड वी क्रॉस वी का सबसेट मीन्स V1 कामा V2, V1 कामा V2 कहाँ से आएंगे? राउंड V क्रॉस राउंड V से। ये कभी कभी V हमारा गामा जैसा बन जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाइए। बाई R इक्वल टू V1 V2 फ्रॉम राउंड V क्रॉस राउंड V, सच दैट, क्योंकि वी जिस पे भी रिलेशन बनाते हो ना उसी का सबसेट होना चाहिए, यानी वी क्रॉस वी के ही एलिमेंट आएंगे, राउंड वी क्रॉस वी के ही एलिमेंट आएंगे। कंडीशन क्या है? सच दैट कि V1 इज आइसोमॉर्फिक टू, इसको बोलते हैं, इस आर को रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक। वी क्रॉस वी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे प्रियांशु? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और हर एंट्री वेक्टर स्पेस होगा, तो तमाम वेक्टर स्पेसेस का पेयर बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। उसमें से वे लेना है इसमें पहला वाला दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो, पहला वाला दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। माय क्लेम इज, जो आपका ये रिलेशन आर है राउंड वी के ऊपर, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन ऑन राउंड वी क्रॉस राउंड वी क्रॉस वी का सबसेट है, तो रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन नहीं, वेरी गुड रिलेशन मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक ऑन द सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। पहला आपको दिखाना होगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव, कैसे दिखाओगे? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या होता है कि राउंड वी का हर एलिमेंट इसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, यानी आर आपका राउंड वी पे रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब राउंड वी का हर एलिमेंट इस आर से रिलेटेड हो, यानी वी कामा वी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू राउंड वी। ये समझो, रिफ्लेक्सिव दिखाने का मतलब ये हुआ, यानी राउंड वी के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वी कामा वी आर में आ जाए, वी कामा वी में हर एलिमेंट, यानी राउंड वी का हर एलिमेंट, राउंड वी का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको ये दिखाना होगा। अब आप बताओ वी कामा वी आर के अंदर कब आएगा? जब वी वी के आइसोमॉर्फिक हो, वी वी के आइसो, तभी तो वी कामा वी आर में आएगा, वी वी के आइसोमॉर्फिक हो। और वी वी के आइसोमॉर्फिक कब हो, कैसे होगा? ओके, तो सिंस लेट वी के वी मतलब वेक्टर स्पेस वी, कैपिटल वी बिलोंग्स टू राउंड वी, राउंड वी, राउंड वी, वी बिलोंग्स टू राउंड वी। जब आप फॉर एवरी की बात करते हो तो ऐसे ही लिखोगे, लेट वी बिलोंग्स टू राउंड वी। तो सिंस आइडेंटिटी मैप आई फ्रॉम वी टू वी
बचपन में जानते हो कि आइडेंटिटी मैप बाइजेक्टिव मैप होता है, तो 1 1 जा रहा है, हर एलिमेंट अपने आप पे जा रहा है तो बाइजेक्टिव होता है। और आज अभी एग्जाम्पल नंबर 2 किए हो, एग्जाम्पल नंबर 2 आज ही किए हो कि अगर आइडेंटिटी मैप है तो लीनियर मैप होगा ही होगा। तो आइडेंटिटी मैप आई फ्रॉम वी टू वी गिवन बाई आई ऑफ वी इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। आइडेंटिटी मैप हर एलिमेंट को अपने आप पे मैप करता है। इज गामा के बाद लिखना इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्म। बाइजेक्टिव आप पहले से जानते हो पार्ट 1 से कि आइडेंटिटी मैप बाइजेक्टिव होता है, और यहाँ आज आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लिए हो, आज शुरुआत ही किए हो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आइडेंटिटी मैप फ्रॉम वी टू वी गिवन बाय आई वी इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हो? आइसोमॉर्फिज्म। और अगर दो वेक्टर स्पेस के v और v के बीच में आई आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो v और v के क्या हो जाएगा? अगर v और v के बीच में आपको आइसोमॉर्फिज्म मिल गया ना, तो v और v आपस में क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक। कामा, कामा और लगना कामा, ये सिंस कंक्लूजन आप लिखने जा रहे हो कामा के बाद। कामा v इज आइसोमॉर्फिक टू v, ये नोटेशन, v इज आइसोमॉर्फिक टू। अच्छा, आप v कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हो राउंड v का, मतलब फॉर एवरी v, फॉर एवरी कैपिटल v, फॉर एवरी कैपिटल v बिलोंग्स टू राउंड v, v के आइसोमॉर्फिक हो गए। दैट इज अगर v के आइसोमॉर्फिक हो गए, अब r की डिफिनीशन में जाओ। अगर v1 v2 के आइसोमॉर्फिक है तो v1 कामा v2 कहाँ आ रहा है? r में। अगर v के आइसोमॉर्फिक है तो v कामा v कहाँ आएगा आपका? r में, बाय डिफिनीशन ऑफ r, v कामा v इन r। क्योंकि r की डिफिनीशन पे अपने कॉपी में देखो मेरे ऊपर चला गया है। अगर v1 v2 के आइसोमॉर्फिक है तो v1 कामा v2 आपका r के अंदर आ रहा है। अगर v के आइसोमॉर्फिक है तो v कामा v आपका r के अंदर आ जाएगा। फॉर एवरी v, ये कॉपी पेस्ट कर लेना, फॉर एवरी कैपिटल V बिलोंग्स टू राउंड V। और जब ही ऐसा हुआ, यही रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन है कि हर राउंड V का एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जा रहा है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन आपको दिखाना R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो लेट V1 कामा V2 इन R। किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना है तो V1 V2 R में लेके चलोगे, दिखाने की कोशिश करोगे कि V2 V1 भी R में आ जाए, V1 V2 इन R। अच्छा बताओ, V1 V2 R में है तो तुरंत क्या इंप्लाई कराओगे? R की डिफिनीशन, अगर V1 V2 R में, इसका मतलब पहला वाला दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगा। V1 इज आइसोमॉर्फिक टू V2 बाय डिफिनीशन ऑफ R। अगर V1 कामा V2 R में है तो V1 आइसोमॉर्फिक टू V2, एंड दिस इंप्लाइज अगर V1 V2 के आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब V1 और V2 के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म T, आइसोमॉर्फिज्म मतलब बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर V1 V2 के आइसोमॉर्फिक है तो पक्का एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा V1 से V2, ये डिफिनीशन कहती है V1 से। और अभी आज ही प्रूव किए हो कि आइसोमॉर्फिज्म का इनवर्स भी क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म। दिस इंप्लाइज T इनवर्स फ्रॉम V2 टू V1 इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ये प्रूव कर चुके हो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। आइसोमॉर्फिज्म का इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो T इनवर्स V2 से V1 में आइसोमॉर्फिज्म होगा। एंड दिस इंप्लाइज अगर V2 से V1 में एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, इसका मतलब V2 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए? V1 के। V2 इज आइसोमॉर्फिक टू V1। और अगर V2 आइसोमॉर्फिक हो गया V1 के, तो V2 कामा V1 कहाँ चला जाएगा? R में। V2 कामा V1 बिलोंग्स टू R, एंड तो R इज सिमेट्रिक, तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक।
तो V1 V2 लेके चले, V2 V1 भी आ गया, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड वन, R इज ट्रांजिटिव, तो लेट V1 कामा V2 इन R एंड V2 कामा, यानी सेकंड एंट्री इसकी पहले, इसकी जो सेकंड एंट्री है इसकी पहली बनाते हो, यही तो बहुत अब छोटी बात हो गई आप लोगों की। V2 V3 बिलोंग्स टू R। अब आपको दिखाना है कि V1 V3 भी R में आ जाए, V1 V3 में। तो देन अगर V1 V2 R में है तो V1 आइसोमॉर्फिक होगा V2 के, और V2 V3 भी R में है तो इसका मतलब V2 आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर V1 V2 के आइसोमॉर्फिज्म, इसका मतलब V1 से V2 में, V1 V2 के आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब V1 से V2 में एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म्स, दोनों एक ही साथ लिख दे रहा हूं, आइसोमॉर्फिज्म्स P1 फ्रॉम V1 टू V2 एंड P2 फ्रॉम V2 टू, देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म्स, हाँ प्लूरल में कर देना, आइसोमॉर्फिज्म्स। अगर V1 V2 का आइसोमॉर्फिक है, एक आइसोमॉर्फिज्म T1 मिलेगा V1 से V2 में, और एक आइसोमॉर्फिज्म T2 मिलेगा V2 से V3 में। देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म्स T1 फ्रॉम V1 टू V2 एंड T2 भी आइसोमॉर्फिज्म है V2 से V2। और अभी प्रूव कर लियो कोरोलरी में, कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म। तो दिस इंप्लाइज T1 कंपोजिट T2, T1 कंपोजिट T2 फ्रॉम कहां से कहां होगा, V1 से V3 में। ये कॉमन है दोनों में ना, T1 कंपोजिट T2 कहां से कहां होगा, V1 से V3 में। T1 कंपोजिट T2 फ्रॉम V1 टू V2 इज आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि अभी कोरोलरी में कह रहे हो कि दो आइसोमॉर्फिज्म का कंपोजिशन T1। अरे तुम लोग इसी में परेशान हो, मैं कहाँ चांद पे सोच जाने की सोच रहा हूँ, तुम लोग जमीन के आसमान नीचे जाते हो, इसी में टू हम परेशान रहते हो। ये बताता है, उतना अपने मन से भी कर सकते हो यार, इतना ही बोलने वाली जरूरत है, ठीक है। T1 कंपोजिट, कम से कम एलन मस्क की तरह सोचो। तो सोच रहे हो 2300 पास हो जाए, हे भगवान ठीक दया कर दो, ठीक है दया कर दो, तो 5 सोमवार का व्रत रहूंगा, ठीक है 500, ठीक है। तो एलन मस्क बहुत जिद्दी आदमी है, तो ज्यादा नंबर पाके दिखा देगा। मैं जान रहा हूं, इस समय का सबसे जिद्दी आदमी एलन मस्क है। अगर वो समझ जिद कर लेगा ना, मुझे रियल एनालिसिस सीखना है और 50 से 50 पाना है, वो पाके दिखाएगा बहुत, क्योंकि जुनूनी आदमी है। जुनूनी आदमी कुछ भी कर सकता है, भले वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है ना, वो साल भर पढ़ के तुमसे ज्यादा नंबर फिर पाएगा, क्योंकि जिद्दी है। कुल काम छोड़ के फिर तुमको पिछाड़ने में लग जाएगा। तो T1 कंपोजिट T2, हाँ नहीं, दिनेश सर नाराज, उनके बारे में नो कमेंट, ठीक है। T1 कंपोजिट T2 V1 टू V3, वो दिल पे ले लिए कल उसकी बात प्रियांशु की, कल दिल पे ले लिए, आज अइबा नहीं किए कोचिंग। देन T1 कंपोजिट T2 फ्रॉम V1 टू V3 इज आइसोमॉर्फिज्म। और आदमी को कौन मनाएगा, ऋषिया रहे हैं, लड़कियों को तो मना भी लूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ऋषिया रहे हैं, ऋषिया के कितने दिन नहीं आएंगे, ऋषिया के कितने दिन नहीं आएंगे। लेकिन तुम जब बोले तो उनको लगा मेरा मजा ले रहे हैं, ठीक है मजा ले रहे हैं। मैं कंपनसेट करने की कोशिश किया, लेकिन वो अभी जब जानते हो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बोल देता तो वो और एग्रेशन में आ जाते, उसमें साइलेंट हो जाना ज़्यादा सही रहता। साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। तुम बोले उनको हर्ट, हर्ट हो गया, ठीक हर्ट हो गया, दिल से ले लिए बुढ़ौती में, ठीक है दिल से ले लिए। T1 कंपोजिट T2, ठीक है V1 से V3 में आयुष्मान। हालांकि देखो, नहीं कहना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, कोई भाई, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ, जिसको जैसा जो भगवान बनाया वैसा है। रिस्पेक्ट एवरी पीपुल, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं तुलना करना चाहिए। आप लोग गलत करते हो, नहीं करना चाहिए। अपने लेवल पे बेचारे वो भी अपना 100% देते हैं, अपने लेवल पे वो भी 100%, ठीक है। सबका IQ सेम ही नहीं होता है, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही नहीं होता है, लेकिन अपने लेवल पे वो भी मेहनत करके इस अवस्था में पढ़ा रहे हैं। तुम लोग हमेशा जज करते हो। T1 कंपोजिट T2 फ्रॉम V1 टू V3 इज आइसोमॉर्फिज्म। कोई खराब नहीं करना चाहता है, दिल से तुम्हारा ही भला चाहते हैं। T1 से
V1 to V3 is isomorphism. So this implies V1 is isomorphic to V3. एंड दिस इंप्लाइज अगर V1 V3 के आइसोमार्फिक हो गया तो V1 कामा V3 R के अंदर आ जाएगा बाय डिफिनेशन ऑफ R। अरे ये रियल नंबर वाला R मत बना देना, रिलेशन R। दस तो एक बार पहले सो लिखो, सो R इज ट्रांजिटिव। अब तीनों जब हो गया तो 10 R is an equivalence relation. Equivalence relation. This relation is called as, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है किसके ऊपर है? सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस ओवर सेम फील्ड के ऊपर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक। रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक से अच्छा लिखो आइसोमॉर्फिज्म। रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना। पूरे जो आप क्रियाकलाप किए इसमें यही कंक्लूड हुआ कि आइसोमॉर्फिज्म सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस ओवर सेम फील्ड के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। और यहीं से कंक्लूड होता है कि जो मैं बोलता हूं कि झोरा में एक जैसे आदमी को रख लिए। अब अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इसके ऊपर राउंड वी के ऊपर, तो कोई भी एलिमेंट वी बिलोंग्स टू राउंड वी का जब लोगे तो इसका इक्विवेलेंस क्लास आएगा कि नहीं? अगर कोई रिलेशन किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उस सेट का हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो लेट वी बिलोंग्स टू राउंड वी, देन द इक्विवेलेंस क्लास, देन द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी। वी क्या है? क्या हमें बताओ वी क्या है? हाँ वी क्या है? ये मत बोला राउंड वी का एलिमेंट है, ये तो मैं लिखा ही हूं वी राउंड वी का एलिमेंट है। तो राउंड वी के एलिमेंट को क्या क्या रहे हो? राउंड वी में एलिमेंट क्या है? वेक्टर स्पेस। वी वेक्टर स्पेस है, वी वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, ठीक है। तो वी बिलोंग्स टू राउंड वी मींस वी वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ। देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वेक्टर स्पेस वी डिनोटेड बाय, जिसको आप डिनोट करते हो डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट के अंदर वी, कैपिटल वी। अब इसमें इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनेशन याद करो, इसमें वे सारे एलिमेंट आएंगे इसके राउंड वी के जो इससे रिलेटेड हो। ये तो होता है इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनेशन। तो डब्लू सारे एलिमेंट राउंड वी के जो इससे रिलेटेड हो, डब्लू रिलेटेड टू इक्विवेलेंस क्लास की यही डिफिनेशन। ऐसे सारे एलिमेंट राउंड वी के जो इस वी से रिलेटेड हो सब इसमें आएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी में। दैट मींस W बिलोंग्स टू वी राउंड वी, W बिलोंग्स टू राउंड वी। और W अगर राउंड वी में, फिर ये मत कहना W राउंड, W क्या है? खुद वेक्टर स्पेस है, राउंड वी का एलिमेंट। और W रिलेटेड टू वी का मतलब क्या होगा? W आइसोमॉर्फिक टू, इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी आया वो है क्या? सारे वेक्टर स्पेसेस का कलेक्शन जो वी के आइसोमॉर्फिक है, यही तो। सारे वेक्टर स्पेसेस, डब्ल्यू वी राउंड वी का एलिमेंट मतलब वेक्टर स्पेस, तो सारे वेक्टर स्पेसेस का कलेक्शन जो वी के आइसोमॉर्फिक है। तो द सेट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस, ऑल वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ which are isomorphic to V, which are isomorphic to यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ
कैपिटल वी यानी वेक्टर वी, वेक्टर स्पेस वी का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो फाइनली क्या आया, ऐसे सारे वेक्टर स्पेसेस का सेट जो वी के आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब राउंड वी के अंदर वही, ये राउंड वी अब झोरा वाला बात हो गया, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी ये है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी, इसमें वो सारे वेक्टर स्पेस आ रहे हैं, इसमें वो सारे वेक्टर स्पेस आ रहे हैं जो वी के आइसोमॉर्फिक है। इसमें वी भी आएगा क्योंकि वी के आइसोमॉर्फिक वी भी है, तो सारे वेक्टर स्पेसेस W1 W2 W3 सारे जो है वे वी के आइसोमॉर्फिक है। तो मैं शुरुआत में बोला था ना कि कहाँ से आता है कि मतलब एक बोरे में एक आइसोमॉर्फिक वेक्टर्स को इकट्ठा कर लिए, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी से, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी मतलब कि सारे वेक्टर स्पेसेस जो इस वी के आइसोमॉर्फिक हैं। अब इस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वी में जितने भी एलिमेंट होंगे सब आपस में, मान लो 10 लाख 10 टू दी पावर 6, ये तो 10 लाख का होगा। आजकल गणित थोड़ी थोड़ी मेरी कैलकुलेशन, 10 लाख का क्या होता है, यही होता है 1 मिलियन, $1 मिलियन। 10 पे पावर 6 वेक्टर स्पेसेज है जो वी के आइसोमॉर्फिक हैं, तो 10 पे पावर 6 वेक्टर स्पेसेज को न पढ़ करके सिर्फ आप वी को पढ़ लोगे, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अगर आप वी को पढ़ लिए इसका मतलब सबको पढ़ लिए, आ रहे हैं सबको पढ़ लिए, ये फायदा होता है। Let P1 be a finite dimensional vector space over a field F। अब की बार over a field F, इसके पहले कहीं फाइनाइट डायमेंशनल का मैं जिक्र नहीं किया हूं, यहाँ पे V1 आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहे हो। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मैं बताऊंगा कल परसों में, अभी जान लो V1 क्या है, फाइनाइट डायमेंशन, इसका मतलब डायमेंशन फाइनाइट है, मींस इसके पास जो बेसिस होगी उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो V1 भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। लेट V2 भी एनी वेक्टर स्पेस, ये फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी किसी भी डायमेंशन का हो सकता है। लेट V2 भी एनी वेक्टर स्पेस, अब इस पे कोई डायमेंशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट डायमेंशन का भी हो सकता है, फाइनाइट डायमेंशन का। लेट V2 भी एनी वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, फील्ड बदल नहीं सकते, ओवर द सेम फील्ड क्या, लेट बी, अच्छा अगर फाइनाइट डायमेंशन V1 फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब उसके पास फाइनाइट बेसिस होगी, तो लेट बी इक्वल टू x1 x2 xn बी ए बेसिस ऑफ V1, यानी V1 की एक बेसिस आप B मान ले रहे हो, लेके उसके पास बेसिस होगी, n एलिमेंट है, बेसिस में जितने एलिमेंट है वही उसका डायमेंशन भी कहलाएगा, V1 का डायमेंशन n होगा। अभी डायमेंशन का टर्मिनोलॉजी आपके पास नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ। तो V1 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, V2 कोई भी वेक्टर स्पेस यानी फाइनाइट इनफाइनाइट डायमेंशन का किसी भी डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होता है F के ऊपर, और B V1 की बेसिस है जिसमें एलिमेंट आप x1 x2 xn मान लियो। अच्छा क्या इसमें से कोई जीरो हो सकता है, x2 xn में से कोई जीरो हो सकता है? अगर एक भी जीरो हुआ तो ये LD सेट हो जाएगा, अगर जीरो वेक्टर आ गया किसी सेट में तो ये LD सेट हो जाएगा, जबकि बेसिस क्या होती है, Li प्लस जनरेटिंग। अगर ये बेसिस है इसका मतलब क्या समझ रहे हो, P इज Li और साथ साथ B जनरेट कर दे रहा है V1 को, ये P बेसिस होने का मतलब ये है P Li होगा और साथ साथ B जनरेट कर दे रहा है ये, तो इसका मतलब इसमें जीरो वेक्टर नहीं, x1 x2 xn सब नॉन जीरो, सब नॉन जीरो, ठीक है। लेट या फ्रॉम P बेसिस से, नॉट V1 से, बेसिस से V2 में मैप है, ये मैप सिर्फ मैप है, कहां से कहां, V1 की बेसिस से V2 में, V1 की बेसिस से V2 में मैप है। लेट F फ्रॉम V2 V2
B2V2 be a map, तो ये थ्योरम का हाइपोथेसिस हो गया। देन F can be extended to a unique linear transformation T सबस्क्रिप्ट F, F ही एक्सटेंड हो जाएगा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TF में फ्रॉम V1 टू V2। जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो वेक्टर स्पेस के बीच में होगा, यानी F मैप जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है यूनिकली। F कैन बी एक्सटेंडेड टू यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TF फ्रॉम V1 टू V2, दैट इज TF from V1 to V2 is a linear transformation। इस भाषा को समझने की कोशिश, F can be extended to a unique linear transformation TF from V1 to V2 कोशिश करिए। क्या कह रहा है? दैट मीन्स कि TF V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा सच दैट कि TF को जब आप B तक रिस्ट्रिक्ट करोगे, TF को जब B तक देखोगे, क्योंकि B जो है वो V1 का सबसेट है, B V1 का सबसेट है, बेसिस है ना B V1 का, तो बेसिस है तो सबसेट तो होगा ही होगा ऑलरेडी, तो B सबसेट है V1 का। इस TF मैप को जब B तक रिस्ट्रिक्ट करोगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ TF ऑन B, तो ये F से कॉन्साइड कर जाए। तो एक्सटेंडेड का मतलब यही होता है, F कैन बी एक्सटेंडेड टू ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TF फ्रॉम V1 टू V2 का मतलब क्या है कि TF V1 से V2 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा सच दैट कि TF का B पे जब रिस्ट्रिक्शन देखोगे, मतलब TF को जब आप B से V2 तक देखोगे, TF को जब TF V1 से V2 में है, जब आप B से V2 में देखोगे तो ये F के बराबर ही आ जाए, F के बराबर, TF F ही हो जाए, TF का रिस्ट्रिक्शन B तक F के बराबर आ जाए। एक्सटेंडेड का सेंस ये होता है, तो लिख लो एक बार पढ़ो, दिस इज द गुड थ्योरम, गुड रिजल्ट ऑफ, मतलब फायदा बड़ा है इस रिजल्ट का। अगर बेसिस एलिमेंट, बेसिस पे अगर आपको कोई भी मैप मिल जाए, ये बेसिस ही तो है, ये रिजल्ट का एडवांटेज क्या है कि अगर बेसिस पे आपको कोई भी मैप मिल जाए, यानी V1 के बेसिस पे आपको कोई भी मैप मिल जाए, उससे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो और यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर V1 की बेसिस से एक मैप मिल जाए आपको, उससे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर। राइट डाउन द आर्गुमेंट, बात को प्रूव। let b equal to x1 let b equal to x1, एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, ये हाइपोथेसिस में भी आपके है, नहीं भी लिखोगे तभी चल जाएगा। let b equal to x1 x2 xn be a basis of V1। let f from B to let f from B to B2 be a map, ये मैप, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, इससे TF बनाओगे कैसे? और मैं बार बार कहता हूँ, कोई चीज जो उपलब्ध डेटा है उसी के सहारे बना सकते हो, कैसे बनाओगे? और एक ही तरीका है, मोस्ट नेचुरल तरीका एक ही है, दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। मोस्ट नेचुरल साइंस ऑन द अर्थ इज मैथमेटिक्स, एक ही तरीका है, ये पता है आपको, ये पता है, इसके सहारे TF बनाना है। तो TF जो आपको, पहले तो आपसे समझो, जो आपको TF बनाना है, TF जो बनाना है वो कहां से कहां बनाना है? V1 से V2 में, V1 से V2 में। अब TF बनाना मतलब V1 के हर एलिमेंट की इमेज बताना, V1 के हर एलिमेंट की इमेज बताना।
तो V1 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप V ले लिए और B बिलोंग्स टू V1 और B जो है V1 की बेसिस है। और बेसिस की डिफिनेशन ये कहती है कि V1 का हर एलिमेंट बेसिस एलिमेंट के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये मैं प्रूव करूंगा आगे। अगर B बेसिस है V1 का तो V1 का हर एलिमेंट इनके यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंस B is a basis of V1, एक चीज थोड़ा यहां लिख लो, लेट V पहले आर्बिट्रेरी एलिमेंट V1 का ले लेते हैं, लेट V बिलोंग्स टू V1। यहाँ V आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट V1 का ले लीजिए, लेट V बिलोंग्स टू डोमेन वेक्टर स्पेस V1। कि TF आपको V1 से V2 में बनाना है तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप V1 का उठा लिए। अब फुल स्टॉप, सिंस B इज ए बेसिस ऑफ V1 तो V1 का हर एलिमेंट B के एलिमेंट्स का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। कामा देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, यूनिक स्केलर्स मतलब F में मिलेंगे, सच दैट V इक्वल टू अल्फा 1 x1, V इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n अब डिफाइन ए मैप, अब TF बनाने जा रहे हो, डिफाइन ए मैप TF फ्रॉम V1 टू V2 बाई TF ऑफ V इक्वल टू, क्या बनाओगे? V यहाँ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, V बिलोंग्स टू V, TF ऑफ V आपको बताना क्या आएगा इमेज में और उपलब्ध डेटा के सहारे। F आपका मैप कहां से कहां है? B से V2 में, B से V2 में। x1 x2 xn एलिमेंट किसके हैं? B के, ठीक है, ही तो है, B इक्वल टू लिखे हुए x1 x2 x, तो B में बस यही n एलिमेंट हैं, यही एलिमेंट हैं x1 x2 xn। तो F के द्वारा इनकी इमेज आएगी ना यहाँ पे F(x1) और यहाँ आ जाएगा F(x2), इमेज ऐसे लिखते हैं, आप बना लेना बगल में कहीं x2, और इसकी क्या आएगी F(xn), यही तो आएगा। और ये कहाँ के एलिमेंट होंगे? V2 के। अल्फा 1 फील्ड का एलिमेंट है, तो ये बताओ अल्फा 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन F(x1) कहाँ का एलिमेंट होगा? V2 का ही तो होगा। इसी तरह से अल्फा 2 F(x2) भी आपका कहाँ का एलिमेंट होगा? V2 का ही तो होगा, क्योंकि F(x2) V2 में है और अल्फा 2 फील्ड का एलिमेंट है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जब कराओगे तो ये ओवरऑल V2 में ही तो आएगा। इसी तरह से इसका अल्फा n F(xn) निकालोगे, वो कहाँ का एलिमेंट होगा? V2 का ही तो होगा। ठीक है, आपके पास ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, और ये F(x1 F(x2 F(xn) V2 के मेंबर है, वेक्टर है, V2 के मेंबर वाले वेक्टर हैं। अल्फा 1 F(x1) का V2 की भी फील्ड F है, और अल्फा 1 अल्फा 2 सब F के एलिमेंट हैं, अल्फा n ये F के एलिमेंट है। तो अल्फा 1 F(x1) भी कहाँ का एलिमेंट होगा? V2 का। अल्फा 2 F(x2) स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहाँ है? ऐसे देख रहा है जैसे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अल्फा 1 बहुत न्यूट्रल सा रिएक्शन मत दिया करो, ठीक है, लगे कि दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक, अल्फा 1 F(x1) अल्फा 2 F(x2) अल्फा n F(xn), गूंगे लोग मुझे पसंद नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बोला करो। ठीक, अल्फा 1 F(x1) अल्फा 2 F(x2) अल्फा n F(xn). ठीक, तो TF ऑफ V इक्वल टू आप मैप करा दोगे अल्फा 1। अब अगर ये अल्फा 1 F(x1) तुम लोग बोलते नहीं तो मेरा रिदम बिगड़ जाता। अल्फा 1 F(x1) V2 का एलिमेंट, अल्फा 2 F(x2) V2 का एलिमेंट, अल्फा n F(xn) V2 का, तो इनका सम भी V2 के प्लस से जोड़ोगे तो सम भी जो आएगा वो कहाँ आएगा? V2 में। यही नेचुरल चॉइस बचा आपके पास, अल्फा 1 F(x1)
प्लस अल्फा टू एफ एक्स टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन एफ एक्स एन। और ये एलिमेंट, ये पूरा जो एलिमेंट है अल्फा वन एफ एक्स अल्फा टू एफ एक्स टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन एफ एक्स, ये वी टू का एलिमेंट होगा। सब मैं यहाँ समझा दिया हूँ, नहीं तो मैप आप एग्जाम में रट के जाओगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे लीनियर अलजेब्रा हजारों मैप बनेंगे, कितना मैप आप रटोगे। बी आपका अल्फा वन अल्फा टू एक्स टू अल्फा एन एक्स एन था, तो टी एफ बी को कहाँ भेजेगा, मोस्ट नेचुरल चॉइस। तो एक्स वन एक्स टू एक्स एन आपके बी के एलिमेंट हैं, और एफ बी से वी टू में मैप है, तुरंत आपके पास एफ एक्स वन आ जाएगा, एफ एक्स टू आ जाएगा, एफ एक्स एन आ जाएगा। और वी टू की भी फील्ड आपकी एफ है, तो अल्फा वन एफ का एलिमेंट है, तो अल्फा वन एफ एक्स वन भी वी टू में आ जाएगा। अल्फा टू भी एफ का एलिमेंट है, तो अल्फा टू एफ एक्स टू भी वी टू में आ जाएगा। इसी तरह से अल्फा एन एफ एक्स एन भी वी टू में आ जाएगा। और फिर वी टू के प्लस से सबको जोड़ दोगे तो वो भी वी टू में ही रहेगा। जो इस साइड लिखे वो वी टू का एलिमेंट ही है। कंस्ट्रक्शन यही बनेगा और इसके अलावा कोई बना ही नहीं सकते। अल्फा एन एफ एक्स एन फॉर एवरी v equal to for every v equal to अल्फा वन एक्स वन, जब v आपका इस फॉर्म में है तब, क्योंकि x1 x2 पे ही ऑपरेट हो रहा है। फॉर एवरी v इक्वल टू, लिख दो फॉर एवरी v इक्वल टू अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन एक्स। जब आप v को इस फॉर्म में लिखोगे तब टी एफ वी ये है, क्या हुआ, ठीक है। अब अगर ये बात समझ रहे हो तो तुरंत मुझे बताओ, W आप V1 का एलिमेंट लिए तो व्हाट इज टी एफ ऑफ W, टेल मी क्विकली। सब लोग अपने कॉपी में लिख के बताओ। W V1 का एलिमेंट है तो टी एफ W का क्या इमेज देगा, तरीका वही है। यानी आओ भाई, आंसू तुम भी लिख दिए क्या, हाँ एवरी कहाँ लिख दिए, वेयर W, ये वेयर का निशान नहीं होता है, आप लोग ये गड़बड़ कर देते हो, ये वेयर का निशान नहीं है, और एवरी का निशान। वेयर के लिए सेमी कॉलन बनाते हैं। जो ही आप W का इमेज बताना, W जो ही पकड़ोगे V1 का, तुरंत यूनिक स्केलर्स आएंगे और x1 x2 xn के फॉर्म में लिख लोगे, बीटा वन x1 बीटा टू x2 बीटा एन एक्सएन। जो ही W पकड़ोगे पक्का तुरंत यूनिक स्केलर्स बीटा वन बीटा टू बीटा एन आ जाएंगे, यूनिक आएंगे। और जब इस फॉर्म में होगा तो टी एफ ऑफ W क्या होगा, बीटा वन एफ एक्स वन बीटा टू एफ एक्स टू प्लस डॉट 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 बीटा एन एफ एक्स एन। तो पहले जो ही एलिमेंट V1 का दिया जाए उसको x1 x2 xn के फॉर्म में लिखने को, जब x1 x2 xn के फॉर्म में आ जाएगा तब जहां जहां x1 x2 xn वहां f ऑपरेट करा देना बस। अब बताओ, मैप तो बन गया, V1 से V2, V का एलिमेंट लिए और आप कंफर्म भी कर दिया, आपको खूब समझाया भी था कि जो ये पूरा एलिमेंट है इस साइड में, पूरा जो एलिमेंट है इस साइड में वो V2 का एलिमेंट है। अब क्या क्या दिखाने से आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात तो इसको दिखाना होगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट थिंग तो यही दिखाना होगा कि ये टीएफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा कि टीएफ का जब बी तक देखोगे, टीएफ का रिस्ट्रिक्शन बी तक तो एफ के बराबर ही आए, ये ठीक है। और चौथा, सॉरी दूसरा, ये पहला दिखाओगे टीएफ लीनियर मैप है, दूसरा टीएफ को बी तक जब रोकोगे तो एफ के बराबर ही आ जाए, और तीसरा क्या दिखाओगे, यूनिकनेस, कि अगर कोई दूसरा लीनियर मैप है कहां से कहां, V1 से V2 में, तो इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो टीएफ के बराबर ही आ जाएगा। तो 1 बाय 1 करते हैं।
फर्स्ट वी शो दैट F is a linear map. F is a linear map. और लिनियरिटी कंडीशन चेक करने के लिए एक स्केलर लोगे. लेट लेमडा बिलोंग्स टू F एंड VW बिलोंग्स टू. देन अगर VW V1 में है और V1 की बेसिस B है तो तुरंत यूनिक स्केलर्स मिलेंगे. देन देयर एग्जिस्ट यूनिक. एक नोटेशन यूज कर रहा हूँ, यूनिक को ऐसे भी लिखते हैं. ये ऐसे जो लिखते हो ना, ये यूनिक का सेंस बताता है. देयर एग्जिस्ट, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है यूनिक के लिए. देयर एग्जिस्ट यूनिक, लिख ही दो कितना यूनिक. देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स. स्केलर्स मतलब फील्ड के एलिमेंट. अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, और ये सेमी कॉलन बनाना. मतलब V के लिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n और सेमी कॉलन बीटा 1, बीटा 2, बीटा n. और स्केलर्स पहले ही लिख दियो तो F के एलिमेंट है. अगर स्केलर्स न लिखते तो यहाँ बिलोंग्स टू F लिखते. सच दैट V इक्वल टू अल्फा 1 x1 बेसिस के फॉर्म में, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2 डॉट 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 अल्फा n xn एंड W इक्वल टू बीटा 1 x1, बीटा 2 x2 डॉट 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 बीटा n xn. अगर VW V1 में है तो बेसिस के फॉर्म में लिखा जा सकता है यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन. अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n यूनिक होंगे. बीटा 1, बीटा 2, बीटा n यूनिक. नाउ TF ऑफ अल्फा V प्लस W, और आपको पहुंचना है कहां पे, अल्फा TF V प्लस TF W, ये दिखाना है, तब जाके TF लीनियर. ये अल्फा ना लिखो, लेमडा लेके चल रहे हो, लेमडा. TF ऑफ लेमडा V, लेमडा लेके चल रहे हो ना, लेमडा बिलोंग्स TF ऑफ लेमडा V प्लस W दैट इज इक्वल टू, जो है वो चुपचाप रख दो. लेमडा और V आपका क्या है, V यही तो है. लेमडा अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा n xn और प्लस W आपका क्या है, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 बीटा n xn. तो V और W की वैल्यू रख दिए बस. अब उसके बाद प्रियांशु वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज आप करोगे. TF ऑफ लेमडा, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, S1 प्रॉपर्टी. लेमडा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेमडा अल्फा 1 x1 प्लस लेमडा अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 लेमडा 3 डॉट लेमडा अल्फा n xn प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा n xn. फिर उसके बाद ये S1 प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर ली हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब फिर उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे प्रियांशु, S3. वेरी गुड. तो लेमडा अल्फा 1, ये ब्रैकेट बनाते रहना, लेमडा अल्फा 1 x1 प्लस लेमडा अल्फा 2 x2 और प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा n xn. और ये कॉपी पेस्ट कर लेना, बीटा 1 एज इट इज, बीटा 1 x1 डॉट 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 बीटा n xn. क्योंकि ये जो है आपका प्लस, ये कहाँ का प्लस है प्रियांशु, ये प्लस कहाँ का है, वेक्टर एडिशन है. कहाँ का वेक्टर एडिशन है, V1 का. आज दिमाग काम तुम्हारा, लेकिन तुम अंदाजे में बताए हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा, अंदाजे में बताए हो. ठीक है, V1 का प्लस है. और V1 प्लस अबिलियन ग्रुप है. अबिलियन ग्रुप का फायदा क्या होता है कि अबिलियन ग्रुप का जो प्लस होगा एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होगा.
चाहे जिसके साथ आप एक कर सकते हो। तो x1 वाले टर्म एक साथ कर लो, पी एफ लेमडा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 x1, x1 वाले टर्म यानी इसको एक साथ कर लियो। इसी तरह से लेमडा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा n बीटा n xn। अब कहानी बताओ, अब क्या देगा टीएफ? टीएफ की डिफिनेशन अप्लाई कर देगा। x1 x2 xn के जब लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया तो टीएफ कैसे वर्क करता है? बस एफ इन सब पे ऑपरेट हो जाएगा, यही तो है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लेमडा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एफ x1 प्लस लेमडा, टीएफ की डिफिनेशन अप्लाई कर रहे हो। जब x1 x2 xn के फॉर्म में आ गया अंदर का एलिमेंट, तो सीधे सीधे जो इमेज आएगा जहां जहां x1 x2 xn वहां एफ ऑपरेट हो जाएगा। लेमडा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 एफ x2 प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा n प्लस बीटा n एफ xn। अब प्रियांशु फिर तुमसे क्वेश्चन, अब जो प्लस लिखे हैं वो कहां का प्लस है? अब जितने प्लस लिखे गए हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये सारे प्लस है ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये वाला प्लस कहां का प्लस है? एलिमेंट से जज करो ना, एलिमेंट कहां के हैं वो? लेमडा अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में जो प्लस है वो कहां का प्लस है? पक्का देगा V1 का। अंदाजा तुम सब मारते हो, ठीक है। हाँ बहुत सही, यही तो बताना था। इतना लेट काहे लगा दिए? इतना लेट तो मन में आया क्या? तो इतना लेट, तभी तो प्रियांशु चली गई, उसे कहीं नहीं पाए, ठीक है, कहीं नहीं पाए। कहते थे या तो मना करती या तो हाँ करती, कहीं नहीं पाए कभी, ठीक है। तो लेमडा, ये प्लस फील्ड का है, ठीक है, और ये प्लस V2 का, क्योंकि fx1 जो आ रहा है वो V2 के अंदर आ रहा है। ये स्केलर मल्टीप्लाई, ये पूरा जो एलिमेंट होगा, ये पूरा एलिमेंट ये V2 के एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट V2 का एलिमेंट है। ये प्लस V2 का प्लस है और अंदर जो प्लस है वो फील्ड के प्लस है। अब इसको आप यूज कर लो, कौन सी प्रॉपर्टी? स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, S2। S2 ये आपका क्या आ जाएगा? लेमडा अल्फा 1 fx1 और प्लस बीटा 1 fx1, और प्लस वही यहां भी यूज करोगे, लेमडा अल्फा 2 fx2 और प्लस बीटा 2 fx2 और प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा n fxn और प्लस बीटा n fxn। S2 प्रॉपर्टी यूज कर, इसके साथ आ जा रहा है अल्फा प्लस बीटा टाइम्स बी वाला, ये वाला अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मोर आर लेस कहानी खत्म है। यहां फिर S3 प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, तो लेमडा अल्फा 1 fx1 S3 सब जगह, जहां बीटा 1 fx1 के साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लस जो है V2 का प्लस है, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव है, तो सारे लेमडाज वाले एक साथ कर लो और सारे बीटा वाले एक साथ, और साथ साथ ये भी करते रहना लेमडा बार S3 प्रॉपर्टी भी यूज करते रहना। तो लेमडा अल्फा 1 fx1, इसके बाद क्या आएगा? ये लिखोगे ना, ये लेमडा अल्फा 2 fx2 और प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा n fxn, और प्लस जो बीटा वाले टर्म है उनको एक साथ कर लो, बीटा 1 fx1, क्योंकि प्लस V2 का है और V2 का प्लस एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव है, कहीं किसी को किसी के साथ कर सकते हो। बीटा 1 fx1 बीटा 2 fx2 और प्लस डॉट 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 बीटा n fxn।
अब इन सब में से यहां से लेकर के यहां तक फिर S1 प्रॉपर्टी से लेमडा बाहर कर लो, लेमडा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फा 1 fx1 प्लस यहाँ क्या बचेगा अल्फा 2 fx2 और प्लस डॉट 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 यहाँ क्या बचेगा अल्फा n fx। S1 प्रॉपर्टी से लेमडा सबसे कॉमन हो गया आउटसाइड, और प्लस बीटा 1 fx1 और प्लस डॉट 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 बीटा n fx। अब कहानी खत्म है, यही आपका क्या है तुम्हें बताओ, अल्फा 1 fx1 अल्फा 2 fx2 अल्फा n fxn क्या है, TF ऑफ V, TF ऑफ V, ये तो है। अगर V को आप अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n fxn लिखे हो तो TF ऑफ V तो यही तो होता है TF ऑफ V, और ये आपका क्या है TF ऑफ W, TF ऑफ W तो हो गया लीनियर। आप लेके चले थे ना TF ऑफ लेमडा V प्लस W और आ गया इसके बराबर, लेमडा बाहर हो गया TF V प्लस TF W, TF लीनियर हो गया। तो TF इज ए लीनियर मैप। चलो जाओ आगे वाला, इसी के आगे कंटिन्यू, TF इज ए लीनियर मैप। मेन चीज यही दिखाना था, आगे कुछ चाहो तो आप लोग अपने से भी दिखा सकते हो, लेकिन दिखा नहीं पाओगे मुझे पता है।